So let's start with the first thing of this chapter, that is organization. तो देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल्स ऑफ हायरार्की हैं, मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं, उनको उतनी पोजीशंस बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर सबको अपनी पोजीशन नहीं पता होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हर कोई एक दूसरे के कामों में टांग अड़ाएगा, हर कोई एक दूसरे के कामों में बोलेगा, और फिर उसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब अगर मुझे जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को कोई मैसेज पहुंचाना है, और मुझे ये नहीं पता कि फाइनेंस मैनेजर कौन है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की नहीं बनी हुई, तो यूजुअली क्या होगा कि मैं किसी और को मैसेज दे दूंगा, वो कोई किसी और को मैसेज दे देगा, और उसकी वजह से जो रेलेवेंट बंदा है उस तक जो है वो मैसेज पहुंच नहीं पाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कौन किस पोजीशन पे काम कर रहा है। एंड फॉर दैट द एचआर डिपार्टमेंट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। के और ऑर्गेनाइजेशन में आपके कितने डिपार्टमेंट हैं, उस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, और उन सब की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। It shows the level of management and the division of responsibilities within an organization. मीटिंग सेटिंग करके म्यूट अपॉन एंट्री कर देते हैं, और फोर्स टूल्स के साथ साथ अनम्यूट करने का ऑप्शन बंद कर देते हैं, एंड देयर यू गो। ऑलराइट, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये बताना जरूरी है कि भाई आपके कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन किस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, किसकी क्या पोजीशन है, ताकि लोगों को पता चले कि उनका क्या मकसद है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इस चीज को, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट रेफर्स टू अ डायग्राम दैट आउटलाइंस द इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तो ये एक आपका इस तरीके का कोई डायग्राम होता है जिसमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने एम्प्लॉयज और जितने डिपार्टमेंट और जितने मैनेजर्स काम कर रहे हैं, सबको जो है इस स्ट्रक्चर के अंडर लेकर आ जाते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? जब आप ये फिजिकली ये एक चीज बना रहे हो, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दैट रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सही है। तो इसके अंदर देखें, देयर इज अ हेड, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके अंडर दो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, फिर एक डायरेक्टर के अंडर एक दो तीन मैनेजर्स काम कर रहे हैं, एक डायरेक्टर के अंडर एक दो दो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, मैनेजर वन के अंडर तीन एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मैनेजर टू के अंडर फोर एम्प्लॉयज आर वर्किंग, मैनेजर थ्री के अंडर फाइव एम्प्लॉयज आर वर्किंग, मैनेजर फोर के अंडर टू एम्प्लॉयज आर वर्किंग, एंड मैनेजर फाइव के अंडर वी हैव थ्री एम्प्लॉयज वर्किंग। So when you're making this organizational structure, you need to know some concepts. अब वो concepts क्या है? You need to the concepts of hierarchy. Now, what is hierarchy? Hierarchy is the level of managements that is in the organization. So it refers to the levels of management in any organization from the highest to the lowest. ये बताता है आपकी बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, अगर उसमें 5 फ्लोर्स हैं, तो इट टेल्स यू द हायरार्की ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज देयर आर 5 लेवल्स ऑफ हायरार्की। अब जैसे ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, इसमें देखें, दिस इज योर टॉप लेवल, तो उसको हम लेवल 1 कह देते हैं। ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल 3 हो गया, ये लेवल 4 हो गया। सो दिस मीन्स दैट कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो हायरार्की है वो कितनी है? 4 लेवल्स ऑफ हायरार्की। ठीक है। तो लेवल्स ऑफ हायरार्की आपको जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो यू शुड नो दैट हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर। सो ओवर हियर देयर आर 4 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 1 2 3 and 4. Then we have the chain of command. What is the chain of command? Chain of command is the structure in an organization which allows instruction to be passed down from senior management to the lower levels of management.
चेन ऑफ कमांड क्या होता है? चेन ऑफ कमांड इज बेसिकली द रूट दैट इज बीइंग यूज्ड टू सेंड द मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीईओ को ये जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं यहाँ पे इनके लिए मैसेज भिजवाना है, तो सीईओ क्या चेन ऑफ कमांड इस्तेमाल करेगा? सीईओ विल सेंड द मैसेज टू डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 2 will send the message to manager 4, and manager 4 will send the message to the two employees. So basically, chain of command is the structure in an organization which allows instructions to be passed down from senior management to the lower levels of management. तो अगर सीईओ को यहाँ पे किसी भी मैनेजर को या किसी भी एम्प्लॉय को जो है वो मैसेज भेजना है, तो वो जो रूट इस्तेमाल करेगा उसको हम कहते हैं चेन ऑफ कमांड. And the third concept that you guys need to know while interpreting the uh, organizational chart is the span of control. Span of control क्या होता है? It is the number of subordinates working directly under a manager. एग्जाम्पल, अगर सीईओ है तो सीईओ के डायरेक्टली अंडर जितने लोग काम कर रहे हैं वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है. फॉर एग्जाम्पल, सीईओ के अंडर ये दो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, तो डायरेक्टर 1 एंड डायरेक्टर 2, दीज वर्कर्स आर वर्किंग डायरेक्टली अंडर सीईओ, तो वो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है. अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? बच्चे कंफ्यूज यहाँ होते हैं कि सर ये सीईओ के अंडर तो ये सारे लोग आ गए, तो ये सारे लोग जो है वो सीईओ के अंडर ही तो काम कर रहे हैं. अगेन, मैंने यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल करा है, स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स वर्किंग डायरेक्टली अंडर अ मैनेजर. डायरेक्टली तो नहीं काम कर रहे ये सारे, डायरेक्टली सिर्फ ये दो काम कर रहे हैं, बाकी सारे इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई और हेड है. तो जैसे डायरेक्टर 1 है, अब डायरेक्टर 1 का स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है? 3. क्यों? क्योंकि मैनेजर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं. डायरेक्टर 2 का स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है? 2, क्योंकि यहाँ पे दो मैनेजर उसके अंडर काम कर रहे हैं. मैनेजर 1 का स्पैन ऑफ कंट्रोल 3 है. मैनेजर 2 का 4 है, क्योंकि 4 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. मैनेजर 3 का 5 है, क्योंकि 5 एम्प्लॉयज आर वर्किंग. फिर मैनेजर 4 का 2 एम्प्लॉयज है, क्योंकि 2 एम्प्लॉयज आर वर्किंग अंडर हिम. एंड मैनेजर 5 का 3 है, क्योंकि 3 एम्प्लॉयज आर वर्किंग अंडर हिम. तो बेसिकली आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग डायरेक्टली अंडर अ मैनेजर. तो आपको जब इंटरप्रिटेशन करनी होती है, मतलब कि आपको कभी पेपर के अंदर ये बनाने को आ जाएगा, तो आपने बनाना है अकॉर्डिंग, वो आपको ना लिख के दे देगा भाई इसमें जो है वो 5 लेवल्स ऑफ हायरार्की हैं. सही है? तो 5 लेवल ऑफ हायरार्की मतलब आपको 1, 2, 3, 4 और 5 5 जो है वो लेवल्स बनाने पड़ेंगे. तो इस तरीके के सवाल हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे पास पेपर के, तो देन वी विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. तो आप लोग को ये 3 चीजें जरूर पता होनी चाहिए, दैट इज द हायरार्की, द चेन ऑफ कमांड एंड द स्पैन ऑफ कंट्रोल. नाउ मूविंग ऑन टू फायदे क्या है इस ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के बनाने के. तो फायदा ये है कि ऑल एम्प्लॉयज नो हाउ दे आर लिंक टुगेदर एंड आर अवेयर ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल. आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको पता होता है कि भाई किस तरीके से हम लोग लिंक्ड हैं, कौन सा कम्युनिकेशन चैनल हमें इस्तेमाल करना है. मतलब इफ यू वांट टू टेल समथिंग या हमें कोई कंसर्न है, तो whom वी हैव टू रिपोर्ट टू एंड whom वी आर अकाउंटेबल टू. मतलब कि हमें किससे ऑर्डर्स लेने हैं और किसको काम करके सबमिट करना है. सो ये चीज आपके एम्प्लॉयज को पता होती है, सो दे हैव द क्लियर डायरेक्शन टू whom दे हैव टू कम्युनिकेट विद. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, दे नो दे हैव टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू मैनेजर 4. कोई भी मसला होता है ये जाके मैनेजर 4 से डिस्कस करेंगे. दे आर नॉट गोइंग टू गो डायरेक्टली टू द सीईओ, दे आर गोइंग टू गो डायरेक्टली टू द मैनेजर. जैसे आपके स्कूल्स में अगर कोई मसला आता है, तो यू डोंट गो डायरेक्टली इन द प्रिंसिपल ऑफिस और वो मसला बताते हो, यू गो टू योर स्कूल कोऑर्डिनेटर. स्कूल कोऑर्डिनेटर को बताते हो मसला, स्कूल कोऑर्डिनेटर मसला सुनती हैं, अगर वहीं से हल हो जाता है तो ठीक है, अगर स्कूल कोऑर्डिनेटर से भी मसला हल नहीं होता, फिर वो आपकी बात प्रिंसिपल तक लेके जाती हैं और फिर आपको बुलाया जाता है. तो बेसिकली देयर इज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू आर फॉलोइंग. तो हायरार्की बनाने से ये फायदा हो जाता है आपको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाने से, दैट एम्प्लॉयज नो हाउ दे आर लिंक्ड टुगेदर एंड व्हाट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन दे हैव टू यूज. Secondly, every individual can see their position in the organization and they can identify who they are accountable to and who they have the authority over. अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज मैंने इस्तेमाल की हैं, अकाउंटेबल और अथॉरिटी. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये मैनेजर 3 की बात करते हैं. ये जो मैनेजर 3 है, इसको काम देगा कौन? इसको काम या इंस्ट्रक्शन देगा कौन? डायरेक्टर 1. और तो बेसिकली डायरेक्टर 1 हैव अथॉरिटी ओवर मैनेजर 3. मैनेजर 3 के अंडर 5 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो मैनेजर 3 की अथॉरिटी किसके ऊपर है? इन 5 एम्प्लॉयज के ऊपर, कि मैनेजर 3 इन 5 एम्प्लॉयज को काम
देगा। और ये जो एम्प्लॉयज हैं, ये एम्प्लॉयज किसको अकाउंटेबल हैं? मैनेजर 3 को। काम करके दिखाना किसको है? मैनेजर 3 को दिखाना है। और मैनेजर 3 किसको अकाउंटेबल है? डायरेक्टर 1 को। काम करके मैनेजर 3 किसको दिखाएगा? डायरेक्टर 1 को दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपकी अम्मी, आप और आपका छोटा भाई, सही है। अम्मी आपको ऑर्डर देती हैं, आप छोटे भाई को ऑर्डर देते हो, सही है। तो यू हैव द अथॉरिटी ओवर योर छोटा भाई। अम्मी की अथॉरिटी किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। छोटा भाई काम करके आपको बताता है, सही है। आप जो है वो अम्मी को बताती हो। तो छोटा भाई इज अकाउंटेबल टू यू एंड यू आर अकाउंटेबल टू अम्मी। तो इस तरीके से आपकी जो है वो अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी इसमें देखने को मिल जाती है। एंड थर्डली, इट शोज द लिंक्स बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के भी लिंक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये मैनेजर लेवल पे जो है वो, ये डायरेक्टर लेवल पे दो लोग काम कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टर लेट्स सपोज मार्केटिंग का होगा, ये डायरेक्टर जो है वो लेट्स सपोज फाइनेंस का होगा। बेसिकली आपके डिपार्टमेंट्स के लिंक भी आपको पता चल जाते हैं। एंड फोर्थ इज एवरीवन इज इन अ डिपार्टमेंट दैट गिव्स देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब हर कोई ना यहाँ पे मौजूद होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, खैर ये तो मैंने बहुत एक सिंपल और बेसिक सा बनाया है, वरना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे ना लोगों के नाम भी लिखे हुए होते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तो इट गिव्स द एम्प्लॉयज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग दैट दे आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। किसी किसी उसमें तो तस्वीरें भी लगी हुई होती हैं, सीईओ की, डायरेक्टर्स की, मैनेजर्स की। दे हैव द पिक्चर्स अकॉर्डिंग इन द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग दैट के ये एक रिकग्निशन मिलती है आपके एम्प्लॉयज को कि दे फील दैट दे आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपका टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आता है। टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी इसको हम कहते हैं। टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं कि ये एक टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर देर आर मोर लेवल्स ऑफ हायरार्की, मतलब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा होते हैं। देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कमांड के मैसेज बहुत सारे लोगों के थ्रू पास डाउन होता है टू द लोअर लेवल। एंड देयर इज अ स्मॉल स्पैन ऑफ कंट्रोल, दैट मीन्स कि आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, मतलब हर बंदे के अंडर जितने बंदे काम कर रहे होंगे वो रिलेटिवली छोटा होगा। मतलब दो दो तीन तीन एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ टॉल हायरार्किकल स्ट्रक्चर where the CEO has two directors working under him. The director have two managers working under him. The manager have one supervisor, each working for him, and each supervisor has two employees working under them. तो इसमें अगर हम लोग लेवल ऑफ हायरार्की देखें तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 लेवल्स ऑफ हायरार्की है यहाँ पे। देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कमांड कि अगर सीईओ को एम्प्लॉय 3 तक मैसेज भेजना है तो पहले वो डायरेक्टर को भेजेगा, डायरेक्टर मैनेजर 2 को भेजेगा, मैनेजर सुपरवाइजर 2 को भेजेगा, और सुपरवाइजर मैसेज एम्प्लॉय 3 तक भेजेगा। तो बेसिकली देयर इज अ वेरी लॉन्ग चेन ऑफ कमांड बीइंग यूज्ड एंड द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज रिलेटिवली शॉर्टर। तो यहाँ पे देखें सीईओ के अंडर डायरेक्टली कौन? दो डायरेक्टर्स हैं। एक डायरेक्टर के अंडर दो मैनेजर्स हैं। फिर एक मैनेजर के अंदर अंडर एक सुपरवाइजर काम कर रहा है, एक सुपरवाइजर काम कर रहा है। और फिर हर एक सुपरवाइजर के अंडर टू एम्प्लॉयज आर वर्किंग। सो द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज रिलेटिवली लो, के मतलब एक एक दो एम्प्लॉय सिर्फ अंडर आपके काम कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, देयर इज अ फ्लैट या वाइड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? देयर आर लेस लेवल्स ऑफ हायरार्की, देयर इज अ शॉर्टर चेन ऑफ कमांड, एंड देयर इज अ वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। लेस लेवल और हायरार्की मतलब यहाँ पे देखें 1 2 एंड 3, वहां पे कितने थे? 5 लेवल्स ऑफ हायरार्की। यहाँ पे कितने लेवल्स ऑफ हायरार्की है? 3 लेवल्स ऑफ हायरार्की, दैट्स इट। फिर शॉर्टर चेन ऑफ कमांड होता है, मतलब अगर सीईओ को यहाँ पे एम्प्लॉयज को मैसेज भेजना है तो वो सिर्फ मैनेजर एक बंदे को भेजेगा, वो बंदा जो है वो आगे मैसेज फॉरवर्ड कर देगा। सो देयर इज अ शॉर्टर चेन ऑफ कमांड एंड देयर इज अ वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें सीईओ के अंडर कितने मैनेजर्स काम कर रहे हैं? 5 मैनेजर्स काम कर रहे हैं। हर एक मैनेजर के अंडर यहाँ पे 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, यहाँ 12 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, यहाँ पे 15 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, यहाँ पे 8 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और यहाँ पे 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। सो बेसिकली देयर इज अ वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। This is basically your flat organizational structure. Moving on to the advantages of tall organizational structure। तो जो ऊपर हमने tall organizational structure पढ़ा है, इसके फायदे क्या होते हैं?
इसके फायदे तो ये हैं, सबसे पहले तो इट इज इजी टू कंट्रोल एम्प्लॉयज, क्योंकि देयर इज अ शॉर्टर स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक एक दो दो एम्प्लॉयज आपके अंडर काम कर रहे हैं, सो इट गेट्स वेरी इजी फॉर द मैनेजर्स एंड फॉर द डायरेक्टर्स एंड सुपरवाइजर्स टू कंट्रोल द एम्प्लॉयज. Secondly, workers are motivated as they might be trained and involved in decision making, क्योंकि एक एक दो दो एम्प्लॉयज है तो उनको आप डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व कर लेते हो, तो दिस मोटिवेट्स द वर्कर्स एज वेल. हाउएवर टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि कम्युनिकेशन इज स्लोअर एंड इनएक्यूरेट. आपकी जो कम्युनिकेशन है वो काफी स्लो होती है और काफी इनएक्यूरेट होती है. तो स्लोअर और इनएक्यूरेट कम्युनिकेशन क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज देर आर मोर लेवल्स ऑफ हायरार्की. आपका सीईओ यहाँ तक अगर मैसेज पहुंचाएगा तो वो पहले एक डायरेक्टर को भेजेगा, फिर वो मैनेजर को भेजेगा, वो सुपरवाइजर को भेजेगा, फिर वो एम्प्लॉय को भेजेगा. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कभी डायरेक्टर मैसेज भेजना भूल गया, फिर एकदम से डायरेक्टर को याद आया, मैनेजर को भेजा, वो मैनेजर कहीं बिजी था, उसने मैसेज नहीं पढ़ा, जब वो फ्री होकर मैसेज पढ़ा उसने, फिर उसने आगे सुपरवाइजर को भेजा, सुपरवाइजर जो है वो कहीं काम कर रहा था, उसने वो मैसेज नहीं पढ़ा, जब उसने वो पढ़ा आगे तो वो एम्प्लॉय को भेजा, एम्प्लॉय कहीं और बिजी था तो उसने बाद में पढ़ा. तो यूजुअली क्या होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो काफी स्लोअर होती है और इनएक्यूरेट भी होती है. इनएक्यूरेट क्यों होती है? फॉर एग्जाम्पल सीईओ ने कोई मैसेज भेजा होगा, डायरेक्टर ने वो मैसेज पढ़ा, उसने अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करे, आगे मैनेजर को भेजा, मैनेजर ने अपने हिसाब से चेंजेस करे, सुपरवाइजर को भेजा, सुपरवाइजर ने अपने हिसाब से चेंजेस करे, फिर एम्प्लॉयज को भेजा. मतलब कुछ ना कुछ आप एडिट जरूर देखोगे अपने मैसेज के अंदर. so that is why the message sent is also inaccurate. Secondly, as more level of hierarchies are there, administration costs might increase. तो क्योंकि आपकी लेवल ऑफ हायरार्की ज्यादा होती है तो टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपकी बहुत हाई होती है. एंड thirdly, managers are demotivated due to the shorter span of control. आपके मैनेजर्स काफी डीमोटिवेटेड होते हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टर स्पैन ऑफ कंट्रोल. क्योंकि आप अक्सर मैनेजर्स क्या चाहते हैं, अक्सर मैनेजर्स चाहते हैं ज्यादा वर्कर्स को मैनेज करना, लेकिन टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपके अंडर ज्यादा वर्कर्स काम नहीं कर रहे होते. तो यूजुअली दिस मोटिवेट्स द मैनेज डीमोटिवेट्स द मैनेजर कि बेसिकली उनको स्पैन ऑफ कंट्रोल उसका बहुत छोटा होता है. ऑन द कॉन्ट्री, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? कम्युनिकेशन इज क्विकर एंड एक्यूरेट बिकॉज देयर इज अ शॉर्टर चेन ऑफ कमांड. जैसे यहाँ पे जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक बंदे को मैसेज पास होगा और वो एम्प्लॉयज तक पहुंचा देगा मैसेज. एम्प्लॉयज फील मोर मोटिवेटेड बिकॉज दे हैव क्लोजर लिंक टू द अपर लेवल मैनेजमेंट. कि डायरेक्टली मैनेजर के अंडर आप काम कर रहे हैं और उसके ऊपर सिर्फ सीईओ है, तो यू हैव अ गुड लिंक विद द अपर लेवल मैनेजमेंट. आप ज्यादा अपर लेवल मैनेजमेंट से दूर नहीं होते इसके अंदर. Whereas managers are motivated as they have more employees to manage. तो हर एक एम्प्लॉयज के अंडर जैसे 5 एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं, हर मैनेजर के अंडर 10-10, 12-12, 8-8 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो हर एक मैनेजर जो है वो मोटिवेटेड फील करता है कि उसके अंडर ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उसका कंट्रोल दूसरों के ऊपर ज्यादा है. However, disadvantages of flat organizational structure is that the managers might feel stressful as due to larger span of control they might lose control. मैनेजर से शायद मैनेज ना हो पाए, इतने सारे एम्प्लॉयज आपके अंडर काम कर रहे हैं, हर किसी पे नजर रखना, हर किसी को देखना कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. एंड सेकेंडली, द मैनेजर माइट नॉट बी एबल टू ट्रेन ईच वर्कर अंडर हिम. मैनेजर ट्रेनिंग भी नहीं दे पाएगा. वाई? बिकॉज ट्रेनिंग माइट कॉस्ट अप अ लॉट ऑफ टाइम. इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, हर एक एम्प्लॉयज को सेपरेट ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग देना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी. सो यूजुअली मैनेजर्स माइट वोंट ट्रेन the employees and they keep the work to themselves. So these are the disadvantages of having a flat organizational structure. Then moving on to the second part of this chapter, that is management. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिर्फ इतना ही है. सही है, ये वैसे एक क्वेश्चन है इसके ऊपर पास पेपर का, तो ये मैं जब आप लोग को फाइल भेजूंगा तो उसके साथ ये क्वेश्चन भेज दूंगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लिएगा. मैंने आप लोग को जो है वो आंसर राइटिंग की पेपर 1 की और पेपर 2 की दोनों की वीडियोस जो है वो मैंने आप लोग को भेज दी है. तो आप लोग जो हैं वो देख लीजिएगा ताकि उससे आपको आंसर राइटिंग का पता चल जाए एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग द आंसर. बहुत से बच्चों ने करके भी भेजा है मुझे और आंसर्स. तो डोंट वरी गाइज, अगर मैंने अभी तक आप लोग को रिप्लाई नहीं दिया है तो मैं दे दूंगा इंशाल्लाह फ्री जब मैं होऊंगा, तो मैं आपको वो चेक करके जरूर मैं आप लोग को उसका फीडबैक दूंगा. सो डोंट यू वरी एंड बी डीमोटिवेटेड. आपका काम है सिर्फ आंसर करना, मैं इंशाल्लाह आप लोग को चेक करके जरूर अपना फीडबैक दूंगा. ठीक है, अच्छा जी. अब बात करते हैं मैनेजमेंट की. तो मैनेजमेंट को समझने से पहले हम लोग थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखते हैं. अब देखें, बिजनेस के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं. सही है, यूजुअली हम लोग जो बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं ओ लेवल्स में पढ़ेंगे, ए लेवल्स में पढ़ेंगे, तो बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में ना आपको 4 मेन डिपार्टमेंट्स के ऊपर बात करी जाती है.
वो 4 मेन डिपार्टमेंट आपके कौन से हैं? मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है एंड एचआर डिपार्टमेंट है। ये 4 मेन डिपार्टमेंट्स की बात होती है। और हर एक ये जो 4 डिपार्टमेंट्स हैं आपके, इनको जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है? आपका मैनेजर। जैसे मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर एंड एचआर मैनेजर। हर एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने वाला बंदा कौन है? आपके मैनेजर्स। अब बेसिकली होता यह है कि आपके मैनेजर्स के सर्टेन फंक्शंस होते हैं, मतलब हर एक मैनेजर जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शंस जो है वो प्ले करता है एक अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे आप सीईओ को देखें, सीईओ भी एक मैनेजर है, उसके अंदर एम्प्लॉयज हैं, उन्हें उनको एम्प्लॉयज को कंट्रोल करना है। डायरेक्टर्स जो है वो भी मैनेजर्स हैं, और जो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं वो भी मैनेजर्स हैं। तो बेसिकली जितने भी टॉप लेवल हायरार्की जो होती है ना आपके बिजनेस के अंदर, उनका काम क्या होता है? अपने डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना, अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना। तो बिजनेस के अंदर मैनेजर के 5 फंक्शंस होते हैं जो कि मैनेजर को फॉलो करने होते हैं, इंप्लीमेंट करने होते हैं इन ऑर्डर टू मैनेज इट्स डिपार्टमेंट और मैनेज द एम्प्लॉय। अब वो 5 फंक्शन होते क्या हैं? These 5 functions are POCCC. POCCC, which includes planning, organizing, coordinating, commanding and controlling. ये 5 आपके फंक्शंस होते हैं ऑफ मैनेजमेंट। अब ये पांचों फंक्शंस क्या हैं? एक मैनेजर ये 5 चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। ये 5 चीजें क्या हैं? सबसे पहली बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग में मैनेजर करता क्या है? प्लानिंग में हर एक मैनेजर जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है अपने डिपार्टमेंट का कि उसे क्या अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मार्केटिंग मैनेजर की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजर अपने डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन सेल्स या इंक्रीज इन मार्केट शेयर या इंक्रीज इन नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो ये जो ऑब्जेक्टिव सेटिंग होती है आपकी, ये किसके अंदर आती है? प्लानिंग के अंदर। फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना ऑब्जेक्टिव क्या सेट करेगा? फाइनेंस मैनेजर अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर सकता है टू फोरकास्ट कैश फ्लोज, टू मेक इनकम स्टेटमेंट्स, टू मेक बैलेंस शीट्स, टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारे आपके फाइनेंस मैनेजर के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। फिर अगर हम बात करें ऑपरेशंस मैनेजर के ऑब्जेक्टिव की, तो ऑपरेशंस मैनेजर होगा टू इंक्रीज द आउटपुट, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज, टू हायर मोर न्यू मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। एचआर के होंगे टू हायर स्किल्ड वर्कर्स, टू पे द वर्कर्स, टू मोटिवेट द वर्कर्स। ये सारे उनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो प्लानिंग में क्या होता है? यू सेट द ऑब्जेक्टिव सो दैट यू गिव योर डिपार्टमेंट अ डायरेक्शन टू वर्क टुवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर ने क्या ऑब्जेक्टिव सेट करा? टू इंक्रीज द सेल्स। तो ये उसकी प्लानिंग होगी कि भाई अभी जो है वो हमें क्या करना है? सेल्स अचीव करनी है। फिर आप क्या करोगे? ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर आओगे। आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव यू ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज क्या होता है? A manager is responsible in a business to organize the resources so that the objectives are achieved. अब ऑर्गेनाइज में आप बनाते हो स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के अंदर आप लेकर आते हो कि भाई आपका जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट करा है वो कैसे अचीव होगा, तो आप रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हो। अब रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? रिसोर्सेज में आ जाता है आपके पास एम्प्लॉयज, आपका पैसा, सही है, और आपका टाइम। ये सारी चीजें आप ऑर्गेनाइज करते हो इन ऑर्डर टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। फिर तीसरा है कोऑर्डिनेटिंग। अच्छा, अब जो भी डिपार्टमेंट है ना वो अकेले अगर काम करेगा ना तो कभी भी वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन सेल्स अगर आपका ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, तो सेल्स तब बढ़ेंगी जब पीछे से ऑपरेशंस डिपार्टमेंट आपको आउटपुट बना के देगा। तो अगर आपकी कोऑर्डिनेशन दूसरे डिपार्टमेंट के साथ नहीं होगी तो फिर तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। प्लस कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके एम्प्लॉयज के आपस में अगर लड़ाई है, आपके एम्प्लॉयज आपस में बात नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग के एम्प्लॉयज जो हैं, जितने भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनका आपस में फड्डा है, तो फिर तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। सो यू मस्ट इंश्योर दैट कि आपके जितने भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, आपस में वो कोऑर्डिनेटेड रहें। प्रमोशन वाले को पता होना चाहिए कब ऐड चलाने, कहाँ ऐड चलाने। प्राइसिंग वाले को सही प्राइस सेट करनी चाहिए। तो मतलब आपके जो डिप्लॉयज हैं दे शुड बी कोऑर्डिनेटेड वेल विद ईच अदर, एंड आल्सो द डिपार्टमेंट्स of the business must be coordinated with each other well. Only then the objectives will be achieved.
तो हर एक मैनेजर का काम क्या होता है कि अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को कोऑर्डिनेटेड रखना और अपने डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेटेड रखना। तीसरा है आपका कमांडिंग। कमांडिंग इज अ फंक्शन एज वेल। कमांडिंग क्या होता है? अब देखो, अगर आप जब तक एम्प्लॉयज को काम नहीं बताओगे, एम्प्लॉयज कभी भी वो काम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कमांडिंग के अंदर क्या आता है? कमांडिंग के अंदर वंस यू हैव coordinated the policy, once you have coordinated the strategy, once you have created the strategy, then you must ensure that the strategy is communicated. लोगों को कमांड दो, बताओ उनको कि करना क्या है, ताकि वो इम्प्लीमेंट करें वो स्ट्रैटेजी, वो इंस्ट्रक्शन। सेल बढ़ानी है तो बताओ तो लोगों को कि कितने सेल कितनी नंबर ऑफ यूनिट सेल करने, कहाँ कहाँ सेल करने, किस तरीके से सेल करने। इन्फॉर्म देम, कमांड देम, टेल देम अबाउट हाउ यू गोइंग टू अचीव योर टारगेट्स। एंड देन कंट्रोलिंग। क्या होता है कि आपने टारगेट अपने बताया इस तरीके से काम करना है, क्या क्या वो बंदा जिसको आपने बताया है, कमांड दिया है, क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो दीज आर द 5 मेन फंक्शंस ऑफ द मैनेजर। फॉर एग्जांपल, आप लोग भी अपने मैनेजर्स हैं, आप लोग अपनी स्टडी को, अपनी स्टडी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने अपनी स्टडी लाइफ मैनेज करनी है तो आपने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो प्लान बनाना है। भाई आखिर के 2 महीने रह गए, हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। सो प्लानिंग में यू आर गोइंग टू सेट योर ऑब्जेक्टिव कि आई वांट एन ए स्टार इन बिजनेस इंशाल्लाह। फॉर दैट यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज योर रिसोर्सेज। अब ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज में आपका टीचर आ गया, आपके रिकॉर्डेड नोट्स, लेक्चर्स, हर चीज जो भी आपको पढ़ाई की तरफ, पढ़ाई की जितनी भी चीजें, आपकी किताबें, सही है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या आ गई? ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं। फिर आपने रिसोर्सेज की कोऑर्डिनेशन करी कि सर से मैं इतने टाइम में पढ़ूंगी और या पढ़ूंगा, फिर उसके बाद जो है वो मैं रिकॉर्डिंग का ये टाइम निकाला है, फिर पास पेपर एक आध टॉपिकल क्वेश्चन इस टाइम में करेंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट्स को इस तरीके से करना है। तो आपने क्या करा? आपस में सारे सब्जेक्ट्स की कोऑर्डिनेशन कर ली। यू हैव कोऑर्डिनेटेड योर टाइम, यू हैव कोऑर्डिनेटेड विद योर टीचर्स कि सर इस तरीके से जो है वो हमारा प्लान है, हम ये चीज इस तरीके से अचीव करेंगे। फिर उसके बाद कमांडिंग। अब आपके अंडर कोई काम नहीं कर रहा, आप अपने आप को ही कमांड करते हो कि भाई इस तरीके से इतने बजे ये पढ़ना है, इतने बजे ये पढ़ना है। तो आप अपने आप को ही जो है वो बताते हो कि भाई ये चीज मैं इतने बजे करूंगा, ये करूंगी, ये चीज मैं इतने बजे करूंगा या करूंगी। एंड देन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दोस स्ट्रैटेजीज। एंड देन फाइनली आफ्टर, लाइक सपोज आपने कोई वीकली स्ट्रैटेजी सेट करी थी, तो आफ्टर अ वीक यू सी योर प्रोग्रेस। वो पता चलता है जहां से शुरू करा था वहीं पे खड़े में। फिर थोड़ी सी गिल्ट होती है और उसके बाद जो है वो आप दोबारा से सेट करते हो सारी चीजें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग, एंड देन यू कंट्रोल अगेन। तो खैर देखा जाए तो हर कोई जो है वो अपनी प्लानिंग और ये फंक्शन जो है वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है, बिकॉज वी एट अ सर्टेन लेवल वी ऑल आर मैनेजर्स। कोई अपने घर को मैनेज कर रहा है, जैसे पेरेंट्स आपके घर को मैनेज कर रहे हैं, आप लोग को मैनेज करते हैं, आपके टीचर्स आप लोग को मैनेज कर रहे होते हैं, आपका स्कूल आप लोग को मैनेज कर रहा होता है। तो हर कोई ये कोई ना कोई फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, और हर एक मैनेजर जो है वो ये फंक्शंस इम्प्लीमेंट जरूर करता है। नाउ मूविंग ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ गुड मैनेजर इन अ ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्यों चाहिए? तो जाहिर सी बात है, एक अच्छा मैनेजर जो है वो क्या करता है? वर्कर्स को मोटिवेट करता है। अ गुड मैनेजर विल ऑलवेज मोटिवेट so that they can achieve their objectives. तो हमेशा अच्छे मैनेजर की तलाश करा करें, तो उसके अंदर you should make sure that you guys yourself are good managers, because good managers always keep themselves and their employees motivated. आप लोग खुद को और अपने दोस्तों को अगर आप मोटिवेटेड रखते हो पढ़ाई से, so that means you guys are good managers. आप अकेले खुद अकेले अकेले छुप के पढ़ाई नहीं करें, सही है। दोस्तों को हेल्प करें, दोस्तों के साथ बैठे, क्योंकि मैं आपको एक एक प्रो टिप देता हूँ कि खुद पढ़ने से ज्यादा अच्छा समझ पता है कब आता है? जब आप किसी को पढ़ाओ। ये मेरी जो है वो गारंटी टिप है, आप इसको आजमा के देखिएगा कि जब आप खुद पढ़ रहे होते हो ना, तो चलो आपको कोई चीज इतनी खास शायद समझ नहीं आए, याद नहीं रहे, लेकिन याद आपको जब रह जाती है जब किसी और को आप पढ़ाते हो। तो दोस्तों के साथ मिलके बैठें, ग्रुप स्टडी में स्टडी करें, सही है, तफरिया नहीं करें, और मोटिवेट करें एक दूसरे को। सेकेंडली, गिव गाइडेंस एंड एडवाइस टू एम्प्लॉय दे मैनेज एज
द एम्प्लॉयज नीड कांस्टेंट सुपरविजन एंड गाइडेंस। एक अच्छा मैनेजर कभी भी एम्प्लॉयज को अकेला नहीं छोड़ता, उनको कॉन्स्टेंटली जो है वो गाइड करता रहता है, कॉन्स्टेंटली जो है वो सुपरवाइज करता रहता है, कॉन्स्टेंटली जो है वो बताता रहता है। सो आई फील दैट आई एम अ गुड मैनेजर, बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली आप लोग को जो है वो बताता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ, चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। आंसर राइटिंग वगैरह की क्लासेस वगैरह में भी बातचीत होती रहती है इस चीज़ में, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो गिविंग गाइडेंस एंड एडवाइस टू एम्प्लॉयज, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड मैनेजर। इंस्पायर एम्प्लॉयज टू मैनेज देयर टास्क एंड अचीव मोर। अ गुड मैनेजर इंस्पायर द एम्प्लॉयज के अगर मैं इस टाइम पे आके क्लास ले सकता हूँ तो आप लोग भी क्लास में पढ़ सकते हो आराम से। सो यू शुड बी इंस्पायर्ड कि यार जब सर आ सकते हैं और सर पढ़ा सकते हैं तो व्हाई नॉट वी टेक द क्लास एट दिस पर्टिकुलर। नहीं सर वो नींद आ रही थी, सर वो पेट में दर्द हो रहा था, ये हो रहा था, ये सब नहीं यार, गेट इंस्पायर्ड, हैव सम मोटिवेशन इन लाइफ। फोर्थ इज मैनेजर आर रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड कीप कॉस्ट अंडर कंट्रोल। तो एक अच्छा मैनेजर जो है वो जैसे एक मार्केटिंग मैनेजर है, वो मेक श्योर करेगा कि वो बजट के अंदर रहते हुए प्रमोशन करे और अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। तो वॉट एवर द बजट यू गेट, you try to achieve your targets within that particular budget. And lastly, a good manager also increases the profitability of the business. However, if managers are inefficient, अगर एक अच्छा मैनेजर नहीं है तो फिर what problems can be there? There will be lack of control of employees. एक अच्छा मैनेजर नहीं होगा तो आपके एम्प्लॉयज कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जॉब चले जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस माइट रिड्यूस, objectives of the business might not be achieved, and the business can also fail. So if you don't have efficient managers होंगे. So a business must have a good manager who is implementing all the functions correctly so that एक अच्छे मैनेजर के जो फायदे हैं बिजनेस को वो मिल सके। और एक अच्छा मैनेजर जो होता है वो एक और तरीके से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है और अपने एम्प्लॉयज को जो है वो उनका मोराल जो है वो हाई रखता है, दैट इज थ्रू डेलीगेशन। अब यूजुअली होता क्या है कि अच्छे मैनेजर्स जो होते हैं ना उनके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज्यादा होता है। So usually managers are overburdened with the management task and so they use delegation. Now what is delegation? Delegation is when the manager gives authority to its employees to perform the task. जब मैनेजर अपने टास्क अपने से लोअर लेवल एम्प्लॉय को या सबॉर्डिनेट को दे देता है टू परफॉर्म, मतलब अपना काम मैनेजर जो है वो किसी लोअर लेवल एम्प्लॉय से करवा दे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी दिन कोई टॉपिक अगर आप लोग से मैं पढ़वा दूं, कोई एक अच्छा बच्चा ले सपोज आके जो है वो ऑनलाइन टॉपिक पढ़ा दे बच्चों को, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैं अपने लोअर लेवल एम्प्लॉय को या अपने सबॉर्डिनेट को जो है वो लोअर लेवल को टास्क दे रहा हूँ अपना, जो मुझे करना था वो मैं किसी और से करवा रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट डेलीगेशन इज। तो यूजुअली मैनेजर्स क्या करते हैं कि जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है, बहुत ज्यादा टास्क आ जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने से लोअर लेवल वर्कर्स को जो है वो टास्क करने के लिए दे देते हैं, ताकि लोअर लेवल वर्कर भी खुश हो जाते हैं कि यार मुझे मैनेजर ने भरोसा रख के जो है वो मुझे ये टास्क दिया है और मैनेजर को जो है वो मेरे पे भरोसा है। तो उसके साथ साथ जो है वो आपका एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड रहता है और मैनेजर का काम भी जो है वो आराम से कंप्लीट हो जाता है। So the advantages of delegation is that it reduces the manager's burden. So manager can shift his focus to more important tasks और जो least important task हैं वो क्या कर देता है, delegate कर देता है। Secondly, it increases the employee motivation क्योंकि employee के लिए भी एक motivated feeling होती है कि यार मैनेजर ने उसको भरोसा रख करके उसको टास्क दिए हैं करने को। Thirdly, it allows the training of workers कि बेसिकली आपके वर्कर्स की जो है वो ट्रेनिंग हो जाती है कि फ्यूचर में अगर वर्कर जो है वो उसको प्रमोट करना हो तो आपने पहले ही उसको मैनेजमेंट लेवल का काम दे दे के उसकी ट्रेनिंग करवा दी और अब वो जो है वो आपको रिप्लेस करने के लिए रेडी है। एंड फोर्थ इज दैट इट अलाउज द मैनेजर टू टेस्ट द एम्प्लॉय बिफोर प्रमोटिंग हिम। अब एम्प्लॉय को बिफोर गिविंग हिम द प्रमोशन यू वांट टू टेस्ट द एम्प्लॉयज एंड स्किल्स के क्या वो मैनेजर बनने के काबिल है, तो आप उसको मैनेजर लेवल का टास्क देते हो ताकि आप उसकी स्किल्स को देख सको। However, the disadvantages is that कि अदर वर्कर्स माइट बी डिमोटिवेटेड। आप किसी एक ही बंदे को जो है वो देते जा रहे हो काम कि यार ये काम तुम देख लो, ये काम दे दो, तो बाकी बोलेंगे कि यार हम पे तो भरोसा ही नहीं है मैनेजर को, हमारे ऊपर तो मैनेजर भरोसा ही नहीं, हमें तो कोई काम देता ही नहीं है। सो इट माइट डिमोटिवेटेड द अदर वर्कर्स, एम्प्लॉयज माइट परफॉर्म पुअरली। मसला क्या आता है कि कभी कभार एम्प्लॉयज जो है, सही है, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई भी होती इतनी खास,
तो मैनेजर अगर उनको टास्क देता है तो वो जो है वो थोड़े घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि यार ये कैसे होगा, अब मैनेजर को प्रूफ भी करना है कि यार हमें आता है काम, लेकिन उनको आता भी नहीं है। तो यूजुअली मैनेजर जो है वो दे माइट परफॉर्म पुअरली। कभी कभार मैनेजर जो है वो थोड़े घबरा जाते हैं, थोड़े एंजाइटी में आ जाते हैं ऐसे, तो उसकी वजह से दे परफॉर्म पुअरली। Thirdly, some managers might be reluctant to delegate tasks as they might be insecure for their jobs. कुछ मैनेजर्स होते हैं वो बोलते हैं यार अगर इसने मेरे से अच्छा काम कर लिया तो ये तो मुझे रिप्लेस कर देगा, तो मैं इसको काम ही नहीं देता। तो कुछ ऐसे भी इविल मैनेजर्स होते हैं जो बोलते हैं कि भाई अगर मैंने काम दे दिया और इन्होंने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लिया तो भाई हमारी तो नौकरी चली जाएगी। फिर वर्कर्स माइट गेट बोर्ड ऑफ डूइंग बोरिंग टास्क डेलीगेटेड। अब यूजुअली मैनेजर भी जो है ना फिर क्या करते हैं कि मैनेजर सिर्फ जो बोरिंग काम होते हैं ना, जो टेडियस टास्क होते हैं, जो थकाने वाले काम होते हैं, सिर्फ वो जो है वो डेलीगेट करते हैं। तो उसकी वजह से मैनेजर मोटिवेट होने के बजाय डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार क्या फालतू काम पकड़ा दिया मैनेजर ने मुझे, खुआरी वाला काम पकड़ा दिया मैनेजर ने मुझे। तो यूजुअली इस तरीके के काम मैनेजर डेलीगेट करते हैं सिर्फ, तो उसकी वजह से एम्प्लॉय गेट्स डीमोटिवेटेड। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन। फिर जाहिर सी बात है मैनेजर जो है वो मैनेज करता है एम्प्लॉयज को। और जैसे कि आपके घर में देखें तो घर में आपके पेरेंट्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, सबके पेरेंट्स डिफरेंट तरीके से अपने बच्चों को मैनेज करते हैं। तो उसी तरह मैनेजर्स भी जो है वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं। और उनको मैनेज करने के लिए जो है वो एक सर्टेन कल्चर और एक सर्टेन स्टाइल फॉलो करना पड़ता है। तो यूजुअली मैनेजमेंट लीडरशिप स्टाइल्स, तो वो अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कैसे कंट्रोल करेगा, ही विल बी यूजिंग दीज डिफरेंट मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्टाइल्स। तो बात करते हैं सबसे पहले लीडरशिप स्टाइल की, दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज व्हेन द मैनेजर इज वेरी स्ट्रिक्ट। मैनेजर जो है वो कुछ भी आपसे डिस्कस नहीं करेगा, आपको कभी भी कोई भी डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं करेगा। ये मैनेजर क्या करता है, ये मैनेजर सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेता है और एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करता है कि भाई आपने ये काम करना है, दैट्स इट। वो ना ही कोई डिस्कशन होगी, ना ही एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट लेगा, ना ही कुछ जो है वो मैनेजर जो है वो ना ही एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करेगा इन द डिसीजन मेकिंग। So it is when a manager only gives tasks to the employees without any feedback from them. It is when only one-way communication is used and manager makes all the decisions without any involvement of employees. तो autocratic leadership style के अंदर manager does not involve the employees in decision making. वो खुद सारे डिसीजन खुद देता है और बस मैनेजर को इन्फॉर्म कर देता है, और मैनेजर को फिर वो डिसीजन फॉलो करना, वो ऑर्डर फॉलो करना होता है। जैसे आपके घर पे अगर ले सपोज आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, तो वो आपको सिर्फ कमांड देते हैं कि बेटा ये काम कर लो, और आपको वो काम करना पड़ता है। तो इसी तरह आर्मी में आप देख लें, सही है, पुलिस में आप देख लें, तो पुलिस आर्मी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी जो है वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल हो रहा होता है कि वहां पे बस आपको जो ऑर्डर दे दिया, अब आपको वो ऑर्डर मानना है, दैट्स इट। देयर विल बी नो डिस्कशन, देयर विल बी नो सेकंड टॉक। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि एडवांटेजेस क्या है इसके, कि डिसीजन मेकिंग इज वेरी मच फास्टर, डिसीजन बेनिफिट द होल बिजनेस। एक तो एक ही बंदा डिसीजन ले रहा है, सिर्फ मैनेजर डिसीजन लेगा तो डिसीजन मेकिंग फास्टर होगी। और अगर टॉप लेवल में ले सपोज सीईओ वगैरह डिसीजन ले रहे हैं, तो आपका डिसीजन जो है वो पूरे बिजनेस के बेनिफिट के लिए होगा। अक्सर क्या होता है कि आप जब डिस्कस करके डिसीजन लेते हो ना, तो किसी किसी को फायदा हो रहा होता है, किसी को नुकसान हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैनेजर का बिजनेस अपना है, तो मैनेजर वो जो डिसीजन लेगा वो पूरे बिजनेस को बेनिफिट करेगा। एंड थर्डली, मैनेजर्स आर हाईली मोटिवेटेड एज दे हैव कंप्लीट कंट्रोल। तो मैनेजर की मोटिवेशन लेवल यहाँ पे बहुत हाई होती है, बिकॉज दे हैव द कंट्रोल अथॉरिटी, दे हैव द कंट्रोल पावर। However, डिसएडवांटेज क्या है, एम्प्लॉयज माइट बी डीमोटिवेटेड, देयर विल बी लैक ऑफ आइडियाज दैट के एम्प्लॉय अपनी इन्वॉल्वमेंट देके एक अच्छा आइडिया दे सकते थे। जैसे अगर 10 एम्प्लॉयज हैं, आप 10 लोगों से डिस्कस करके आइडिया लोगे तो वो ज्यादा बेहतर आइडिया आपका मिलेगा। आप एक ही दिमाग सोच रहे हो, मैनेजर का दिमाग अकेला सोच रहा है, तो देयर विल बी लैक ऑफ आइडियाज। एंड ऑफ कोर्स देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट एज वेल। लैक ऑफ ट्रस्ट क्या, मैनेजर एम्प्लॉयज पे भरोसा नहीं कर रहा होगा कभी भी, और ना ही एम्प्लॉयज मैनेजर पे भरोसा कर रहे होंगे। हमेशा ये सोच रहे होंगे कि यार ये जो है ना हमें जो है वो निकालने की तरकीब सोच रहा होगा, और मैनेजर जो है वो सोच रहा होगा कि ये लोग जो है वो काम से भागने की तरकीब सोच रहे होंगे हर वक्त। तो देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट, नो वन विल बी ट्रस्टिंग ईच अदर। Moving on to another leadership style, which is the completely opposite of autocratic, that is democratic leadership style.
और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर आप वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट करते हो इन डिसीजन मेकिंग. So when the workers are involved in decision making and their feedback is appreciated, and there is a two-way communication between the manager and employees. आपका मैनेजर और आपके एम्प्लॉयज दोनों जो है वो आपस में डिस्कशन करके जो है वो डिसीजन ले रहे होते हैं. So what are the advantages of democratic leadership style? More ideas are brought into the business as employees are involved. तो ज्यादा से ज्यादा आइडियाज आते हैं. Skills and experience of employees also increase as they टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग. तो एम्प्लॉयज जो होते हैं आपके, उनका स्किल्स और एक्सपीरियंस भी इंक्रीज होता रहता है. तो फ्यूचर में आप उनको प्रमोट भी कर सकते हो. एंड एम्प्लॉयज आर ट्रस्टेड एज वेल. एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड एज वेल. डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसीजन मेकिंग इज स्लोअर. आपको डिस्कस करके डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, तो डिसीजन मेकिंग यूजुअली आपकी बहुत स्लो होती है. एंड सेकेंडली, एम्प्लॉयज माइट नॉट बी स्किल्ड इनफ टू ब्रिंग इन न्यू आइडियाज. एम्प्लॉयज जो है वो शायद इतने स्किल्ड इनफ ना हो कि वो नए आइडियाज जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें या नए आइडियाज बिजनेस के अंदर लेकर आ सकें, क्योंकि उनकी जो है वो इतनी ट्रेनिंग हुई भी नहीं है. तो यूजुअली फिर आपका टाइम जाया ही हो रहा होता है जब आप उनसे डिस्कशन कर रहे होते हो. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ democratic leadership style. And the third leadership style is laissez-faire leadership style. Laissez-faire leadership style जो होता है ना, वो काफी ज्यादा ब्रॉड लीडरशिप स्टाइल है. और इसके अंदर जो है वो यूजुअली ये वहां पे इस्तेमाल होते हैं जहां पे आपके पास स्किल्ड लेबर होती है. So in this leadership style, the managers are only concerned with the results. They don't provide any guidance to the workers, as the workers are well trained or highly skilled, and they exactly know what or how they're going to achieve the targets. For example, एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल में या एक स्पेशलिस्ट सर्जन, अब जो हॉस्पिटल का ओनर होता है वो आके सर्जन को नहीं बताएगा कि बेटा सर्जरी कैसे करनी है. डॉक्टर हाईली स्किल्ड है, डॉक्टर को पता है कि भाई किस तरीके से सर्जरी होगी. तो हॉस्पिटल का ओनर कभी भी आके उसको ये नहीं बताएगा कि सर्जरी कैसे होगी. वो सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव बताएगा कि यार पेशेंट वेशेंट नहीं मारना ज्यादा, सही है, सर्जरी सही तरीके से करना, ठीक है, और बस बिजनेस का ना नाम खराब नहीं होना चाहिए. तो आप अपना जो भी काम करो सही से करो. आप लोग वेल स्किल्ड हो, वेल ट्रेंड हो, आप लोग को पता है कैसे करना है सब. तो बस हमें जो है वो रिजल्ट चाहिए. ये बिजनेस का नाम, हॉस्पिटल का नाम जो है वो बस बढ़ना चाहिए, बाकी आप लोग देख लो जैसे आपको मैनेज करना है. तो लेजर फेयर आपका इस तरीके का लीडरशिप स्टाइल होता है. तो एडवांटेजेस ऑफ लेजर फेयर इज दैट इनकरेजेस द वर्कर्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड क्रिएटिव, क्योंकि सारी जिम्मेदारी वर्कर पे होती है, जो वर्कर ज्यादा जिम्मेदारी से काम करता है. एंड ही इज मोर क्रिएटिव. एंड वर्कर्स आर हाईली मोटिवेटेड एज वेल, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आप, अथॉरिटी पावर आप सारी किसको दे रहे हो? वर्कर को ही दे रहे हो कि भाई जिस तरीके से काम करने करो, आपकी मर्जी है. तो वर्कर मोटिवेटेड फील करता है. However, managers might not supervise or guide the workers, which might be demotivating for some employees. अब क्या होता है कि अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ी बहुत गाइडेंस की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे मैनेजर बिल्कुल भी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा. So this might demotivate some workers. And secondly, some employees might not be able to perform as they don't have clear instructions. अब अगर एम्प्लॉयज को पता ही नहीं है कि क्या करना है या किस तरीके से करना है, सही है, या उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हुए. फॉर एग्जाम्पल, आपने सर्जन को ये नहीं बताया हुआ कि सर्जरी रूम का है या उसका रूम का है, तो बेसिकली वो कहाँ बैठेगा, कहाँ सर्जरी परफॉर्म करेगा, उसे क्लियर इंस्ट्रक्शन मिले हुए ही नहीं है. तो इस तरीके से अक्सर क्या होता है कि आपके एम्प्लॉयज डिमोटिवेटेड भी फील करते हैं, और प्लस उनके पास जब क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं होते, सो दे आर अनेबल टू अचीव देयर टारगेट्स. फिर आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड यूनियंस. अब यूजुअली क्या होता है कि जब मैनेजर्स होते हैं ना, अब मैनेजर्स के पास यूजुअली बहुत सारे एम्प्लॉयज भी काम कर रहे होते हैं. ऑफन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपके ये मैनेजर्स जो हैं वो हजारों और लाखों एम्प्लॉयज की सुनने लगे, एक एक करके हर किसी से इंडिविजुअली बात करना शुरू हो जाए, तो काम नहीं होगा बल्कि सिर्फ बातें ही होती रहेंगी. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में बनाए जाते हैं ट्रेड यूनियंस. तो मैनेजर्स जब देखती है कि आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो बहुत ज्यादा हैं, और मैनेजर हर एक एम्प्लॉय से इंडिविजुअली डील नहीं कर सकती, तो मैनेजर्स जो है वो अलाउ करते हैं फॉर द ट्रेड यूनियंस टू बी क्रिएटेड. तो ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं? ट्रेड यूनियंस आर द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर क्रिएटेड बाय द एम्प्लॉयज टू नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयर्स एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एम्प्लॉयज एट वर्क. तो यूजुअली ट्रेड यूनियंस बनाए जाते हैं ताकि वो एम्प्लॉयज के बिहाफ से एम्प्लॉयर से बात करें और एम्प्लॉयज के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें. क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है और उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं, तो चेक एंड बैलेंस रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. जैसे कि एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को तनख्वाह टाइम पे मिल रही है या नहीं मिल रही, एम्प्लॉयज को वर्किंग कंडीशन सही मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे. तो यूजुअली होता ही है कि ट्रेड यूनियंस को फिर
इनकलकेट किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि ट्रेड यूनियन जो है वो ख्याल कर सकें एम्प्लॉयज का, और मेक श्योर करें कि जो एम्प्लॉयर्स जो टारगेट्स दे रहे हैं एम्प्लॉयज को वो फॉलो कर सकें। तो एम्प्लॉयज यूजुअली ज्वाइन ट्रेड यूनियंस टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। और होता क्या है कि जब भी कोई अपनी बात एम्प्लॉयज को बनवानी होती है तो वो आके मैनेजमेंट से नेगोशिएट करते हैं। वो नेगोशिएट किस चीज की करते हैं? टू प्रोवाइड गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू एंड पेमेंट्स, टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क। और अगर ये बात नहीं मानी जाती तो यूजुअली एम्प्लॉयज लेते हैं इंडस्ट्रियल एक्शंस। नाउ व्हाट इज इंडस्ट्रियल एक्शन? इंडस्ट्रियल एक्शन मतलब कि काम रोकना। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्शन। पहले तो बातचीत करते हैं कि भाई आप हमारी मांगे पूरी करो, हमारे जो राइट्स हैं हमें वो दो। अगर बिजनेस नहीं नेगोशिएट करता फिर वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, काम रोक देते हैं। पिकेटिंग करते हैं। पिकेटिंग मतलब कि वो बैनर्स या बोर्ड वगैरह लेके ऑफिस के बाहर खड़े हो जाएंगे कि भाई हमें हमारे राइट्स चाहिए, हमें हमारे राइट्स दो। दिस इज पिकेटिंग। यूएस वगैरह में यूजुअली ऐसी होता है कि एम्प्लॉयज जो है वो सारे ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं और बाहर आके खड़े हो जाते हैं बैनर्स वगैरह लेके कि भाई हमारी जो है वो मांगे वो पूरी करो। एंड इन सम प्लेसेस देयर इज आल्सो गो स्लो। काम को बहुत स्लो डाउन कर देंगे। स्लो डाउन मतलब कि काम को इतना स्लो डाउन कर देंगे कि बिजनेस अपना आउटपुट अचीव ही नहीं कर पाएगा। तो यूजुअली फिर उसको बिजनेस को एम्प्लॉयज की बात माननी पड़ेगी। तो ट्रेड यूनियन के फायदे नुकसान क्या है? तो ट्रेड यूनियन का फायदा यह है कि एम्प्लॉयज को कि देयर इज स्ट्रेंथ इन नंबर्स व्हेन नेगोशिएटिंग विद एम्प्लॉयर्स। तो एम्प्लॉयज को फायदा ये होता है कि एक बंदा अगर नेगोशिएट कर दे जाएगा ना, एम्प्लॉयर उसको भगा देगा। लेकिन जब सारे एक साथ नेगोशिएट करेंगे तो एम्प्लॉयज को बात माननी पड़ेगी। देन इंप्रूव कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपकी वर्किंग कंडीशंस वगैरह बेहतर हो जाती है व्हेन यू जॉइन ट्रेड यूनियंस। इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। आपको मोटिवेटेड रखते हैं, क्योंकि वरना आप हर स्ट्राइक वगैरह पे चले गए एम्प्लॉयज तो काम कौन करेगा? तो इसलिए मैनेजमेंट मेक श्योर दैट दे कीप द एम्प्लॉयज मोटिवेटेड। एंड इंप्रूव वर्किंग एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल, कि आपको जॉब सिक्योरिटी वगैरह भी दी जा रही होती है। देयर इज आल्सो अ स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्लोज शॉप। क्लोज शॉप क्या होता है कि जब हर एक एम्प्लॉय की ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है, मतलब जो भी एम्प्लॉय होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ही इज ऑब्लिगेटेड टू जॉइन द ट्रेड यूनियन। मतलब देयर विल ओनली बी अ सिंगल यूनियन एंड एवरीवन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट। चॉइस नहीं है आपके पास कि आप ट्रेड यूनियन का पार्ट बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते। आपको ट्रेड यूनियन का पार्ट बनना ही है। सो ऑल द एम्प्लॉयज मस्ट बी पार्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन, सो दैट इज नोन एज अ क्लोज्ड शॉप्स। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेड यूनियन की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है? दैट द फी इज चार्ज टू बिकम अ मेंबर। तो यूजुअली एम्प्लॉयज को जो है वो एक सर्टेन फी पे करनी पड़ती है टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली, वर्कर्स में बी रिक्वायर्ड टू टेक इंडस्ट्रियल एक्शन अगेंस्ट देयर विल। अब क्या होता है कि यूजुअली लेट्स सपोज अगर सब जो है वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो सबको ही जाना पड़ेगा। अब मेरा मूड नहीं है स्ट्राइक पे जाने का, या मैं जो बोलूँ कि यार नहीं नहीं मैं एम्प्लॉयर के खिलाफ नहीं जा रहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं यूनियन का पार्ट हूँ मुझे स्ट्राइक लेनी है, भले ये मेरे अगेंस्ट द विल हो, लेकिन फिर भी मुझे स्ट्राइक लेनी पड़ेगी। थर्डली, वेजेस आर हायर सो एडिशन इन द कॉस्ट फॉर द बिजनेस। बिजनेस का डिसएडवांटेज क्या है? कि आपको वेजेस बढ़ानी पड़ती हैं। अगर आप ट्रेड यूनियन अलाउ करते हो तो आपको एम्प्लॉयज की वेजेस भी बढ़ानी पड़ेगी, तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। एंड सेकेंडली, ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, और स्ट्राइक्स की वजह से आपके बिजनेस का आउटपुट लूज होता है, आपके बिजनेस की इमेज खराब होती है, आपके बिजनेस के टारगेट्स अचीव नहीं होते। तो यूजुअली दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेड यूनियन टू द बिजनेस। So this is what your chapter number 7 is all about. ठीक है, it's about the organization and the management. So hopefully आप लोग को ये समझ आया होगा टॉपिक,